Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Muhammad Riaz with lecture number 7, chapter number 5, that is about circular motion. Today we are going to discuss about rotational kinetic energy. Today we are going to discuss about रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कि आज हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखें बच्चों, अब तक आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ये काइनेटिक एनर्जी मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है, लफ्ज़ों का फ़र्क है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही हैं जो कि आपने लीनियर मोशन के केस में पढ़े थे। देखिए, हमने ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी डिफ़ाइन कर चुके हैं ना हम। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? जी, थिंक अबाउट इट। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड, acquired, gain by a body due to its motion। क्या है जी? एनर्जी possessed, acquired or gained by a body due to its motion is known as kinetic energy। यहाँ पे क्या है हमारे पास? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोचें, देखें एक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, वो एक फ़िक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। क्या इसकी एनर्जी नहीं होगी? अगर आपके पास एक मोटर है, वो एक फ़िक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो क्या उस मोटर की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी? एक आपके पास टेबल फ़ैन है या एयर कूलर है, अगर वो चल रहा है तो क्या उसकी एनर्जी नहीं होगी? होगी, यकीनन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अबाउट जो है वो एक फ़िक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है विद इन दी एटम, तो क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी? मोशन तो है ना। तो देखें, इस तरह से अगर हम बड़े लेवल पे चले जाते हैं, हमारी अर्थ है, तो क्या हमारी अर्थ अगर सन के गिर्द रोटेट कर रही है तो इसकी एनर्जी नहीं होगी? होगी, यकीनन। क्यों जी? होगी ना। अब आप देखें, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मोशन तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, एनर्जी तो यहाँ पे ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे मोशन जो है वो कौन सी है? इन केसेस के अंदर रोटेशनल मोशन है। अगर रोटेशनल मोशन है तो जो एनर्जी ड्यू टू मोशन है उसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। इसका मतलब एक फ़ैन है, वो रोटेट कर रहा है, तो जो उसकी एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सीलिंग फ़ैन है, टेबल फ़ैन है, एयर कूलर है, एक मोटर है, अर्थ है, ये सारे जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक फ़िक्स्ड एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, तो इनकी जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम इसको फार्मली डिफ़ाइन करते हैं। क्या है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन या ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कि किसी भी बॉडी की अब एनर्जी जो कि रोटेशन की वजह से हो एक फिक्स एक्सिस के गिर्द, उसे क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है।
और देखें और तरह से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कि अगर कोई बॉडी जो है वो स्पिन कर रही है किसी एक्सिस के गिर्द, तो भी जो एनर्जी होगी उसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। कि चाहे रोटेशनल मोशन हो या स्पिन मोशन हो किसी भी एक्सिस के गिर्द, तो जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला देखें काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या होगी? आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास की जगह पे आ जाएगा, और ओमेगा जो है वो वी की जगह पे आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किसके इक्वल आएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं यहाँ पे मैथमेटिकली लिखना भूल गया, आगे ये बात आ जाएगी कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि के ई रोटेशनल इज़ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आई रिप्लेस हो जाएगा मास से और ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा वी से। तो वही जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पड़ा है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गई बात कि व्हाट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखें इसमें कुछ भी हमने नया नहीं पढ़ा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे अगर सिर्फ एक रोटेशनल मोशन का वर्ड साथ ऐड कर दें या रोटेशन का वर्ड ऐड कर दें, तो जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस हैं, ये हमने देखी हैं। अब आगे चलते हैं, देखें इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्सप्लेन के लिए देखें हमारे पास अगर कोई पॉइंट मास हो सकता है, कोई रिजिड बॉडी हो सकती है, कोई भी हो, और वो उस अपने एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही हो, ये विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो हम उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सॉरी सर्कुलर ऑर्बिट है, या ये ऑर्बिट हो सकता है। यहाँ पे देखें ये एक मास है, शो किया गया है। ये मास जो है इस फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये उसका क्या है? डिस्टेंस है। और किसके साथ रोटेट कर रहा है? ये है उसका ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ये जो ए और ए प्राइम है, ये उसका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द एक मास है जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है विद ओमेगा। देन हाउ वी कैन फाइंड इट्स एंगुलर by using angular velocity, how we can find relation for rotational kinetic energy? उसके लिए जी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन फिगर। इससे मैंने कहा कि ये बॉडी है अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसकी जो वेलोसिटी है ओमेगा, उसके साथ ये स्पिन कर रही है। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन भी हो सकती है, ये स्पिन भी हो सकती है। एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी हैज़ सेम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, हर पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी, क्योंकि अगर एक पॉइंट मास है तो भी वही। अगर एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है एज अ होल, एक बॉडी आपने कंसीडर की है, तो पूरी बॉडी की जो मोशन है, सर्कुलर मोशन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर पॉइंट्स की। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी, इमेजिन दैट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टिनी पीसेज ऑफ मास सिस m1 m2 एंड mn। देखिए ये वो बात कर रहे हैं हम कि अगर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल कैलकुलेट करनी है, हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जैसे रिजिड बॉडी, पीछे हम पढ़ते रहे हैं
कि जिसमें बहुत सारे पीसेज हैं, उनको कंबाइन करके एज अ होल एक बॉडी जो है वो बनाई गई है, जिसे हम रिजिड बॉडी पीछे पढ़ते रहे हैं, हर एक टॉपिक में हम ये बात करते रहें। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल मास है, बॉडी जो है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन कर रही है, हमने उसकी टोटल, हाँ जी, स्पिनिंग बॉडी है, हमने उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये बात ज़हन में रखिएगा, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब तक हम क्या करते रहे, ये सारी बातें हमने नहीं लिखी, क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं एंगुलर मोमेंटम वाले में। उससे पीछे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसमें भी बात हम कर चुके हैं कि हम जो एज अ होल पूरी बॉडी है उसको हम स्मॉल मासेस में डिवाइड करेंगे और उन्हें स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेंगे। तो उन्हें हमने क्या नाम दिया था? M1, M2, M3 अप टू सो ऑन Mn। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो बॉडी है इट इज़ कंपोज्ड का मतलब कंसिस्ट ऑफ, कि ये बनाई गई है किससे? टिनी पीसेज ऑफ मासेस M1, M2 एंड Mn, के स्मॉल पीसेज हैं और उसका मास जो है वो M1, M2, Mn है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंसीडर अ सिंगल पीस ऑफ मास M1, M2, M3 ऐसे। तो वहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि मास M1 के लिए फाइंड करेंगे, तो फिर मास M2 के लिए फाइंड करेंगे, फिर M3 के लिए फाइंड करेंगे। ये जो है जो पीछे हम करते भी रहे हैं, M1 के लिए, M2 के लिए, M3 के लिए, अप टू सो ऑन Mn के लिए करेंगे। ठीक है, फिर हम उन तमाम की जो पीसेस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको सम कर देंगे, तो हमारे पास एज अ होल उस पूरी बॉडी की जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। अब यहाँ पे बुक में वो सारी बातें हमने अब दोबारा से नहीं की, क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं। उसके लिए हमने बजाय कि एक एक की बात करते रहते, हमने एक सपोजिशन यहाँ पे देखें डायग्राम में शो की गई है कि हमारे पास एक बॉडी है और उसका जो मास है लेट से MI है, ये 1 2 3 ith, ठीक है, कि एक मास है उसको हमने नाम MI दिया हुआ है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो क्या है? RI है। ठीक है, तो हम इसी को एक को सपोज करके एज अ होल पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहा हमने? कंसीडर अ सिंगल पीस ऑफ मास MI एट अ डिस्टेंस RI, कि एक सिंगल पीस है उसका मास जो है वो क्या है? MI है और उसका डिस्टेंस क्या है? RI है। कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मूविंग इन अ सर्कल, कि एक सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है, MI उसका मास है, RI उसका क्या है? डिस्टेंस है। देन इट्स स्पीड इज़ गिवन बाय, तो इसकी जो स्पीड है हम वो कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी, अब देखें V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, तो V की जगह आई देखें, वैसे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमने पढ़ा है ना, हाफ mv² होती है, ये फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब m की बजाय चूँकि ith है, जैसे M1, M2, M3 हम पुट करते हैं उसकी बजाय Mi पुट कर दी है, और v जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करनी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में फिर क्या करेंगे? v को हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसका क्या रिलेशन हमने पढ़ा है? लीनियर वेलोसिटी का, टेंजेंशियल वेलोसिटी का, ये v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। तो हमने इसको v इज़ इक्वल टू r ओमेगा को, क्योंकि MI हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ith पार्ट, ith पीस जो है उसको कंसीडर किया हुआ है, तो उसी को हमने लिखा है VI इज़ इक्वल टू RI ओमेगा I। अब ओमेगा चूँकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा 1 2 3 हम नहीं लिख रहे, ये बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो यहाँ v की जगह पुट कर दें, तो v स्क्वायर है तो ये बन जाएगा R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो v को जो है वो r ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, v स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा? R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? हाफ m R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब चूँकि MI लिया है और I लिया है तो क्या हो जाएगा? MI RI स्क्वायर। अच्छा देखें, अगर हम फर्स्ट मास का फाइंड करते तो यहाँ पे हम लिखते काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ फर्स्ट बॉडी, वो आ जाता हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
सेकंड बॉडी के लिए m2 वो क्या होता है, हाफ m2r2 ओमेगा स्क्वायर। फॉर m3 हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन। लास्ट के लिए क्या करते, हाफ mn और n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर इन सब को क्या कर देते, ऐड कर देते, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती। अब वो सारी बातें हम दोबारा से नहीं रिपीट कर रहे, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने एक पीस की बात की तो उसकी फाइंड की है, तो ये है। तो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पीसेस। जैसे लास्ट हम देखें एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे थे, तो तमाम पीसेस का कैलकुलेट कर लिया इंडिविजुअल, फिर उसको सम किया, टोटल आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे, हर पीस का फाइंड करके उसको सम किया, टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो यहाँ पे भी वही बात है कि तमाम मॉसेस का फाइंड कर लें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, फिर यहाँ पे जब ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब वो सारा प्रोसेस हम नहीं कर रहे। तो ये है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर आपने देखनी है तो ये आ जाएगी कि फर्स्ट की आएगी हाफ m1r1 हाँ जी, क्या आ जाएगी, हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू 1। अब ओमेगा 1 2 3 ये सारे जो हैं ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ये इक्वल होते हैं, चूँकि एक ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। लेकिन आप इस पर गौर करें कि एक ही ओमेगा है, तो फिर हर एक पार्ट का अलग-अलग नहीं लेंगे हम, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है बच्चों जी, तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करें, हाफ को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है m मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड बॉडी प्लस सो ऑन, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं कि ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है ये, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू दिस m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी बॉडी। तो इसको हम आई से रिप्लेस कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या आ जाएगी, टोटल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखें ये हमारे पास टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ रिलेट करें तो ये इक्वेशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में है कि हाँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। आई को आप छोड़ दें एक समय के लिए, तो जनरल फार्मूले पे हम बात करें तो ये क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या चेंज आई है, m की बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई, ये देखें, और v की जगह पे क्या आ गया, v की जगह ओमेगा। तो कोई इक्वेशन में चेंज आई नहीं। ठीक है, मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है मैथमेटिकली, ये हम कहते हैं कि ये टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर एक पॉइंट P है तो भी यही होगी, स्पिनिंग बॉडी है तो आप इंडिविजुअल्स की कैलकुलेट करके उसको सम करके फाइंड करेंगे तो टोटल रिज़ल्ट आपका यही आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद देखें इसकी एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल यूज़ इसका कहाँ पे है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रैक्टिकली यूज्ड बाय फ्लाई व्हील्स। ये हमारी गाड़ियाँ होती हैं ना, गाड़ी का ये जो व्हील घूम रहा होता है पीछे, उसको जैसे एक इंजन हो, इंजन के बाहर एक व्हील होता है जो ऐसे रोटेट कर रहा होता है हैवी सा, उसे हम फ्लाई व्हील कहते हैं। ठीक है, अगर आपने ट्यूबवेल के ऊपर ये जो इंजन लगा होता है, उस इंजन के बाहर जहाँ पे वो बेल्ट चढ़ाते हैं, कभी आपने उसको देखा हो, एक हैवी सा व्हील होता है घूम रहा होता है, इसे फ्लाई व्हील कहते हैं। अच्छा, गाड़ी है, आपकी कार है, ठीक है, आप उसका टायर जो है वो उतार लें, वो उसका वो जो रिम है, जब वो उसे हम कह सकते हैं ये क्या है, फ्लाई व्हील है। ठीक है, इस तरह से फ्लाई व्हील ये एक हैवी सा व्हील होता है, ये कोई भी इंजन होता है तो उसके बाहर लगा होता है जहाँ पे ये अक्सर बेल्ट लगाया जाता है, और वो फिर आगे किसी रूटर को किसी चीज़ को रोटेट करवाता है, तो उसे फ्लाई व्हील कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि फ्लाई व्हील के अंदर इसका यूज़ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, विच आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मैनी इंजन, कि हमारे पास बहुत सारे जो इंजन हैं उसके बाहर एक फ्लाई व्हील इसका
इसेंशियल मीन ज़रूरी, लाजमी, ठीक है, कंपलसरी, तो उसका कंपलसरी पार्ट है कि वो बाहर एक हैवी सा व्हील होता है जो उसके साथ जो है वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप ज़रा इंजन देखें जो हमारे ये ट्यूबवेल के ऊपर मोस्टली लगे होते हैं, उसके बाहर देख लें, ठीक है। तो आपने कभी ये इसी तरह के इंजन्स को देखा हो तो उनके साथ ये जो व्हील घूम रहा होता है उसे फ्लाई व्हील कहते हैं। अब फ्लाई व्हील स्टोर्स, अब अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रोल क्या है, कि फ्लाई व्हील जो है, अ फ्लाई व्हील स्टोर्स एनर्जी between power strokes of the piston which is distributed over the full revolution of crankshaft and rotational remain smooth। देखिए ये बातें बच्चों चैप्टर 11 जब आप पढ़ेंगे तो 11 चैप्टर के अंदर ये बातें आएंगी। क्या आएंगी कि हमारी गाड़ी के अंदर 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उसमें जस्ट एक जो होता है वो पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक वो होता है कि जिसके दौरान वो जो पिस्टन उसके अंदर जो अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है। कभी आपने मोबाइल ऑयल की कमर्शियल देखी हो तो वो दरमियान में एक पिस्टन होता है जो अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है, ठीक है। ऑयल की कमर्शियल्स के अंदर भी दिखाया होता है, ऑयल के डब्बे के ऊपर भी बना होता है। ये चैप्टर 11 के अंदर डिटेल से हम बात करेंगे कि पिस्टन क्या होता है और पावर स्ट्रोक क्या होता है, कि 4 स्ट्रोक जो हमारे इंजन हैं उसमें एक पावर स्ट्रोक क्या होता है। तो यही बात वो कर रहा है कि एक उसमें 4 स्ट्रोक के अंदर एक पावर स्ट्रोक होता है, एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एक हमारा इनटेक स्ट्रोक होता है और एक जो होता है हमारा वो कंप्रेशन स्ट्रोक। तो एक पावर स्ट्रोक होता है तो इसका मतलब एक दफ़ा पुश करता है पिस्टन जो है, और उसी पुश के बिहाफ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है कौन, फ्लाई व्हील, उसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को पूरी फुल रोटेशन के दौरान उसको यूटिलाइज करता है। क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है। और क्रैंकशाफ्ट एंड रोटेशनल रिमेन सेम। रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट वो होती है कि जो पिस्टन और फ्लाई व्हील को कनेक्ट करती है, किसको, फ्लाई व्हील और जो हमारा पिस्टन होता है। पिस्टन का एक एंड क्रैंकशाफ्ट का एक एंड अटैच होता है पिस्टन के साथ, दूसरा एंड इसका अटैच होता है फ्लाई व्हील के साथ। तो जैसे पिस्टन जो है उसके ऊपर फोर्स लगाता है उसी के बिहाफ पे क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है। जब ये रोटेट करते हैं तो उसके साथ फ्लाई व्हील लगा होता है वो रोटेट करता है। अब अगर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन ना होती, यहाँ पे फ्लाई व्हील काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन ना करता तो उसको जर्क्स लगते, कि जैसे पीछे से एक पुश देते, ठीक है, वो एक स्टेप गाड़ी आगे चलती, फिर पावर स्ट्रोक होता, वो फिर एक स्टेप आगे, जैसे आप पीछे किसी चीज़ को मतलब पुश दें, थोड़ा सा पुश दें फिर रुक जाएं, फिर पुश दें फिर रुक जाएं, तो इस तरह से वो क्या होगा, ऐसे जंप करेगी, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा इंजन या फ्यूल ख़त्म हो रहा हो तो गाड़ी आगे ऐसे झटके वो लगा रहा होता है इंजन जो है। तो ये वही चीज़ की वो बात कर रहा है कि फिर उस तरह से गाड़ी चलती अगर ये गाड़ी के अंदर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फ्लाई व्हील गेन ना करता तो इसका ये रोल होता है कि गाड़ी जो हमारी स्मूथ चल रही होती है, हमें पता भी नहीं चलता रोड के ऊपर जब आप जा रहे हैं, बाइक है, गाड़ी है, कोई भी इंजन है, बिल्कुल स्मूथ चलता जा रहा है। हालांकि जो इंजन के अंदर पिस्टन लगा होता है वो पूरे एक रेवोल्यूशन के दौरान, फुल रेवोल्यूशन के दौरान एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता यूनिफॉर्म, वो एक पुश देता है फिर पीछे। जैसे आप ये देखें, आप झूला देते हैं बच्चे को, ठीक है, आप एक पुश देते हैं हाथ पीछे कर लेते हैं, फिर झूला आया फिर पुश दिया हाथ पीछे कर लिया, तो आप एक पुश देते हैं लेकिन वो झूला जो है वो स्मूथ चल रहा होता है। इसी तरह से जो पिस्टन होता है वो एक पावर स्ट्रोक होता है कि क्रैंक शाफ्ट पे वो एक पुश लगाता है, फिर क्रैंक शाफ्ट जो है उसके थ्रू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फ्लाई व्हील को, जिससे हमारी गाड़ी जो है उसकी जो रोटेशनल मोशन है क्रैंक शाफ्ट की वो स्मूथ हो जाती है और गाड़ी स्मूथ वे में चल रही होती है। तो ये देखें, ये सबसे बड़ा इसका क्या है, प्रैक्टिकल रोल है कि फ्लाई व्हील्स के अंदर रोल है और स्पेशली हमारी गाड़ियों के अंदर कि एक पावर स्ट्रोक होने के वजह से जो गाड़ी ने स्मूथ नहीं चलना था उसको जर्क्स लगने थे, पिस्टन जो एक पावर स्ट्रोक के दौरान एनर्जी डिलीवर करता है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो फ्लाई व्हील गेन कर लेता है, उसी को वो पूरे फुल रेवोल्यूशंस के दौरान वो यूटिलाइज़ करता है,
ठीक है, और गाड़ी हमारी जो है वो स्मूथ चलती है। मीन जो उसके व्हील हैं वो बिल्कुल स्मूथ चलते रहते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल्स है। ठीक है, जैसे इसके अलावा एक और भी है इसका रोल, ये जो क्लच होता है गाड़ियों का, ठीक है, हमारी गाड़ियों का, जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो लोग ये जानते होंगे कि रोटेशनल पुलैयन क्या होता है। क्लच, गाड़ियों का जो क्लच होता है उसमें क्या है, एक डिस्क होती है, तो वो ओमेगा 1 के साथ रोटेट कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। ठीक है, ये क्लच होता है। एक दो डिस्क होती हैं, एक अंदर डिस्क है जो रोटेट कर रही है, और एक वो होती है जिसको हमने स्प्रिंग, जब पैडल को प्रेस किया होता है तो वो पीछे हमने उसको किया होता है। जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो एक ये तो रोटेट कर रही होती है ना, आप क्लच छोड़ते हैं ये इसके साथ जाके टच हो जाती है। जैसे टच होती है ये रोटेट कर रही होती है तो इसको भी रोटेट करवाना शुरू कर देते हैं, तो दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो रोटेट करना शुरू कर देती हैं। तो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई इसको, ठीक है, और उसके बिहाफ पे ये गाड़ी जो है वो क्या करती है, स्मूथ चलती है। तो इस तरह का जो ये पुलैयन होता है और शेयरिंग ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल पुलैयन कहते हैं। और हमारी गाड़ियों का ये जो क्लच प्लेट है उसके अंदर इस तरह से होता है। तो आपने ये देखा होगा कि हम जब क्लच छोड़ते हैं बाइक का, गाड़ियों का, तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं, ताकि ये जो अंदर एक डिस्क है ये रोटेट कर रही होती है हाई वेलोसिटी के साथ, इसको ये रेस्ट पे होती है। जब आप छोड़ते हैं क्लच आहिस्ता आहिस्ता ये इसके साथ जाके टच होती है, तो ये फिर आहिस्ता वो स्लो डाउन हो जाती है, इसको ये फास्ट होना शुरू हो जाती है, तो जिससे ये गाड़ी जो है वो स्मूथ हमारी चलती रहती है। तो ये भी इसकी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे हम पुलैयन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, और सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं। आई रियली अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स कि जिन्होंने मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, याद किया है, सुने हैं, और उनको जो कन्फ्यूजन्स हुई हैं उन्होंने मुझसे पूछा है। तो यकीनन ये चीज़ शो कर रही है कि वो बच्चे अपनी स्टडी के लिए जो है वो सीरियस हैं, कॉन्शियस हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।